गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, संबित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन फ्रेंड्स हम लोग करने वाले हैं स्टेट परीक्षा के दोस्तों स्टेट 2025 के लिए शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता का सेशन दोस्तों। और यह सेशन दोस्तों आपके आगामी जितने सारे एग्जाम होने वाले हैं फ्रेंड्स, उन सभी एग्जाम के पर्पज से महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। क्योंकि देखिए दोस्तों, इसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। अभी तक स्टेट का जो 2020 में, 23 में, 24 में एग्जाम हुआ है दोस्तों, उन सभी का हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे दोस्तों। और अभी तक में टोटल दोस्तों हम लोग 2023 का जितने सारे एग्जाम हुए थे दोस्तों सभी का कर चुके हैं दोस्तों, ये शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता का। और दोस्तों ये 2020 का दोस्तों अभी तक में हम लोग 10 सितंबर का कंप्लीट कर चुके हैं। आज दोस्तों 9 सितंबर 2020 का क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आज का देखिए चलते हैं दोस्तों हम लोग अपने सेशन पे। 9 सितंबर 2020 का दोस्तों ये है फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन दोस्तों। और आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध है। संज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध किस चीज़ से है दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा दोस्तों, मस्तिष्क से है। संज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध किस चीज़ से है फ्रेंड्स? ये मस्तिष्क से है। सोल्यूशन इसका देखिए, संज्ञानात्मक डोमेन जानकारी को याद करने और समझने के साथ साथ मानसिक क्षमताओं के विकास से संबंधित उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। ब्लूम के अनुसार संज्ञानात्मक डोमेन में वे उद्देश्य शामिल हैं जो ज्ञान के स्मरण, अनुभूति और मानसिक क्षमताओं के विकास से संबंधित है दोस्तों। संज्ञानात्मक डोमेन जानकारी को याद करने और समझने के साथ साथ मानसिक क्षमताओं के विकास से संबंधित उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। ब्लूम के अनुसार संज्ञानात्मक डोमेन में वे उद्देश्य शामिल हैं जो ज्ञान के स्मरण, अनुभूति और मानसिक क्षमताओं के विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षण अधिगम सामग्री। शिक्षण अधिगम सामग्री दोस्तों देखिए फ्रेंड्स, ए नंबर पढ़िए। शिक्षण प्रक्रिया को रोचक और आसान बनाती है दोस्तों, यही ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों। शिक्षण अधिगम सामग्री दोस्तों ये शिक्षण प्रक्रिया को रोचक और आसान बनाती है। सॉल्यूशन देखिए इसका, शिक्षण अधिगम सामग्री TLM वे सामग्री है जिनका उपयोग शिक्षक अपने पाठ को प्रभावी बनाने और छात्रों को सक्रिय रूप से शामिल कर रखने के लिए करते हैं। इन सामग्रियों में चार्ट, मॉडल, वीडियो क्लिप आदि शामिल हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री का महत्व दोस्तों देखिए, ये छात्रों को सक्रिय और अनुशासित रखती है। इसके जरिए जटिल विषयों को आसानी से समझाया जा सकता है। ये छात्रों की सोच को आकार देने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है। यह किसका कथन है दोस्तों? यह स्वामी विवेकानंद का कथन है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, यह है स्वामी विवेकानंद का। नेक्स्ट है, शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है। शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है, यह है डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा। शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क सदुपयोग किया जाती है, डॉक्टर राधाकृष्ण का ये कथन था। सिर्फ नदी किनारे खड़े होकर पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते, यह टैगोर ने कहा था दोस्तों। किसी भी व्यक्ति के विचार ही सब कुछ है, वह कैसे सोचता है वैसा बन जाता है। किसी भी व्यक्ति के विचार ही सब कुछ है, वह जैसा सोचता है वैसा बन जाता है, ये महात्मा गांधी का कथन था। नेक्स्ट है, एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है। एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है तो इसका ऑप्शन नंबर सी देखिए फ्रेंड्स, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंददायक बनाना। एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंददायक बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोल्यूशन इसका फ्रेंड्स, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रतिमान परिवर्तन के कारण बढ़ती उपेक्षाओं के कारण शिक्षक की भूमिका अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है। शिक्षकों की महत्वपूर्ण चुनौतियाँ देखिए फ्रेंड्स, शिक्षक अधिगम प्रक्रिया को आनंददायक बनाना, छात्रों को अनुशासित करना, शिक्षण सिद्धांत और व्यवहारिक अध्यापन में तालमेल न होना, गृह कार्य करवाना दोस्तों, ये सब है। सॉल्यूशन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स इसका, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। समझो, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी देखिए, मानव व्यवहार का विज्ञान दोस्तों, ह्यूमन बिहेवियर का यह विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, मानव व्यवहार का एक विज्ञान है। सॉल्यूशन इसका देखिए फ्रेंड्स, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप है और शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यह व्यवहार का विज्ञान है जिसमें शैक्षणिक परिस्थिति के अंतर्गत बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। EAPL शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के विकास, उनकी क्षमताओं की सीमा और स्तर तक सामाजिक संबंधों को समझने में मदद करता है। नेक्स्ट है, बच्चों के सीखने के लिए वह वातावरण अनुकूल है जहाँ पारिवारिक अनुशासन कड़ा है, खेलने और गाने की आज़ादी है,
उनकी भाषापूर्ण अनुभव एवं भावनाओं का सम्मान, ये सब नहीं है, ये है ऑप्शन नंबर बी, खेलने और गाने की आज़ादी है। सॉल्यूशन देखिए इसका, बच्चों के सीखने के लिए वह वातावरण अनुकूल है जो सामाजिक, एथलेटिक्स, शैक्षणिक और कलात्मक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला प्रदान करता है। बच्चों में उचित अनुशासन बनाने तथा शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें उनकी अभिरुचि के अनुरूप एक ऐसे स्वतंत्र व अनुकूल वातावरण में रखना आवश्यक है जिसमें वे सक्रिय ढंग से समस्याओं का समाधान कर सके। नेक्स्ट, वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना है, ये ऑप्शन में अनुकूलन, एडेप्टेशन। वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना, ये अनुकूलन है। सोल्यूशन देखिए इसका, वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना अनुकूलन कहलाता है। बच्चों में वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की बेहतर क्षमता होती है। बच्चे अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा बेहतर रूप से सीखते हैं, तो बच्चे अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा बेहतर रूप से सीखते हैं। नेक्स्ट देखिए, सीखना के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है? सीखना के संकल्प में कौन सा विकल्प असत्य है? तो इसका देखिए असत्य है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है, ये सही है। सीखने के कारण सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है, ये सही है दोस्तों। और सीखने के कारण व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है। सी देखिए, सीखने में व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, ये भी सही है। इनमें से कोई नहीं, यही दोस्तों ऑप्शन हमारा असत्य है। इनमें से कोई नहीं असत्य दोस्तों, सारा का सारा ऑप्शन हमारा सत्य होगा। देखिए फ्रेंड्स, सीखना या अधिगम जीवन प्रयत्न चलने वाली एक सार्वभौमिक क्रिया है। यह हमारे ज्ञान में निरंतर वृद्धि करती रहती है। मनुष्य शैशव काल से मृत्यु तक आने जाने अनजाने औपचारिक और अनौपचारिक साधनों से नई नई बातें सीखने की प्रवृत्ति रखता है। सीखने की प्रमुख परिभाषाएं देखिए, स्किनर, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। वुडवर्थ ने कहते हैं नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। क्रो व क्रो सीखना, क्रो व क्रो सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। नेक्स्ट देखिए, RMSA, देखिए ये दो है, इसका देखिए दोस्तों कथन याद कर लीजिएगा। स्किनर ने कहा था सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। वुडवर्थ ने कहा था नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया, ये वुडवर्थ का कथन था। और क्रो व क्रो का था सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। देखिए RMSA है, RMSA क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। देखिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है ये, यह भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 15 से 16 वर्ष के सभी बच्चों को अच्छी गुणवत्ता वाली माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध करना है और उसे वहनीय बनाना है। इसकी शुरुआत वर्ष 2009 में किया गया था। नेक्स्ट, CCE का तात्पर्य, CCE का क्या तात्पर्य? CCE का तात्पर्य, तो ऑप्शन नंबर इसका सी देखिए, CCE का तात्पर्य कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन है। सॉल्यूशन इसका देखिए फ्रेंड्स, CCE का पूर्ण रूप है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन है। यह मूल्यांकन प्रणाली छात्रों के सभी पहलुओं का आकलन करती है। इसे CBSE ने साल 2009 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत लागू किया था। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों के संज्ञानात्मक, मनोप्रेरणा और भावात्मक डोमेन सहित उनके सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट है, ब्लूम की टेक्सोनोमी के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है? ब्लूम को टेक्सोनोमी के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है? तो पहला देखिए, यह शिक्षा के अंतर्गत सीखने के उद्देश्यों के वर्गीकरण से संबंधित है। यह शिक्षा के अंतर्गत सीखने के उद्देश्यों के वर्गीकरण से संबंधित है, सही है। इसका प्रकाशन 1966 में हुआ था, ये गलत है। यह बच्चों के बौद्धिक विकास में योगदान देती है, ये भी सही है। इसका नामकरण शैक्षिक मनोवैज्ञानिक बेंजामिन ब्लूम के नाम पर हुआ, ये भी सही है। सॉल्यूशन में देखिए, बेंजामिन ब्लूम एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने 1956 में प्रकाशित अपनी पुस्तक टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव में ब्लूम वर्गीकरण को दर्शाया। ब्लूम के इस वर्गीकरण को शिक्षा के उद्देश्यों के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान की शिक्षा ब्लूम के वर्गीकरण पर ही आधारित है, जैसे एक अध्यापक पढ़ने से पहले उस प्रकरण से जुड़े ज्ञानात्मक, बोधात्मक एवं क्रियात्मक उद्देश्यों का चयन करता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से शिक्षा में कौन सा संसाधन सम्मिलित नहीं है? शिक्षा में तो भूजल संसाधन ये सम्मिलित नहीं है, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। देखिए निम्नलिखित शिक्षा में कौन सा संसाधन सम्मिलित नहीं है? तो ये भूजल संसाधन सम्मिलित नहीं है। सॉल्यूशन इसका है, शिक्षा एक आजीवन प्रक्रिया है जो व्यक्तियों का व्यवहार और व्यक्तित्व को संशोधित करती है। इस प्रकार उन्हें अनुकूलन और बोझ मुक्त वातावरण प्रदान करके समग्र रूप से विकसित करती है। स्कूली शिक्षा प्रणाली में शामिल प्रमुख संसाधन देखिए, पहला वित्तीय संसाधन, स्कूल फीस, सरकारी अनुदान, प्रबंधन, वित्तीय स्रोत। सेकेंड है मानव संसाधन,
शिक्षक, छात्र और कर्मचारी आदि। नेक्स्ट, भौतिक संसाधन, पाठ्य पुस्तकें, ऑडियो वीडियो सामग्री, कंप्यूटर, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं आदि। हमने और स्पष्ट है कि वित्तीय मानव संसाधन और सामग्री संसाधन शिक्षा संसाधन में शामिल है, जबकि भूजल संसाधन शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य है? राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य है? तो ऑप्शन 20 में देखिए, विद्यालयों में शिक्षा के स्तर का पता लगाने के लिए मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। विद्यालयों में शिक्षा के स्तर का पता लगाने के लिए मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। सॉल्यूशन है, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण विद्यालयों में शिक्षा स्तर का पता लगाने के लिए मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। यह सर्वेक्षण केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसका प्रमुख उद्देश्य राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर छात्रों के सीखने की गुणवत्ता को बेहतर करने हेतु नीति नियोजन, योजना निर्माण व सीखने सिखाने की प्रक्रिया के माध्यम से गुणवत्ता में सुधार किया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की स्मृति में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये मनाया जाता है। ये 11 नवंबर को मनाया जाता है। ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री और भारत रत्न से सम्मानित मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की स्मृति में प्रतिवर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 11 नवंबर 2008 से हुई। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम कब शुरू हुआ? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम कब शुरू हुआ दोस्तों? तो याद रखिएगा 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम ये शुरू हुआ था। सॉल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 में राजीव गांधी राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीआई के प्रकाशन के बाद शुरू किया गया था। इस नीति का मुख्य उद्देश्य भारत के प्राथमिक विद्यालयों में मानव और भौतिक संसाधनों की उपलब्धता को बढ़ाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन समझे सीखे कार्यक्रम के 20 सूचकों में नहीं है? 20 सूचकों में नहीं है समझे सीखे कार्यक्रम के दोस्तों। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी, बच्चों का सिर्फ लिखित आकलन, ये दोस्तों उसमें नहीं है। बाद बाकी विद्यालय समय से शुरू एवं बंद है। कक्षा 1 के लिए विशिष्ट रूप से निर्धारण पूर्णकालिक शिक्षक है और अंतिम घंटे में खेलकूद, कला एवं सांस्कृतिक गतिविधियां हैं। सी में बच्चों में सिर्फ लिखित आकलन ये नहीं है। सॉल्यूशन देखिए इसका, समझे सीखे कार्यक्रम के 20 सूचकों में से बच्चों का सिर्फ लिखित आकलन सम्मिलित नहीं है, जबकि विद्यालय समय से शुरू और बंद, कक्षा 1 के लिए विशिष्ट रूप से निर्धारित पूर्णकालिक शिक्षक तथा अंतिम घंटे में खेलकूद, कला एवं सांस्कृतिक गतिविधियां आदि समझे सीखे कार्यक्रम के 20 सूचकों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरा विद्यालय शीर्षक लेख राजू द्वारा लिखा गया। मेरा विद्यालय शीर्षक लेख राजू द्वारा लिखा गया लेख अर्थपूर्ण है, लेकिन व्याकरणिक अशुद्धियां भी है। राजू के लिए कौन सी टिप्पणी उचित थी दोस्तों? मेरा विद्यालय में कौन सी टिप्पणी उचित थी? ये दोस्तों देखिए फ्रेंड्स, पहला देखिए, आपका व्याकरण संबंधी ज्ञान काफ़ी कमजोर है, ये गलत है। यह लेख लिखने के पूर्व वर्तनी और संबंध ज्ञान आवश्यक अवश्य प्राप्त कर ले, गलत है। आपकी लिखावट गंदी और अशुद्धियों से भरी है, गलत है। आपने निबंध अच्छा लिखा है, कहीं कहीं पर व्याकरणिक अशुद्धियां हैं जिसे अभ्यास द्वारा सुधारने की आवश्यकता है, ये बिल्कुल सही, यही ऑप्शन सही होगा। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, मेरा विद्यालय शीर्षक लेख राजू द्वारा लिखा गया लेख अर्थपूर्ण है, लेकिन व्याकरणिक अशुद्धियां भी, अतः राजू के लिए उचित टिप्पणी होगी, अपने निबंध अच्छा लिखा है, कहीं कहीं पर व्याकरण अशुद्धियां हैं जिसे अभ्यास द्वारा सुधारने की आवश्यकता है। नेक्स्ट देखिए, उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र के लेखक है। उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, पाउलो फ्रेरे। उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र के देखिए, उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र के लेखक कौन है? उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र के लेखक कौन है दोस्तों? तो पाउलो फ्रेरे दोस्तों। उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र पुस्तक के लेखक है ब्राजीलियाई शिक्षक पाउलो फ्रेरे है। यह पुस्तक 1967 और 1968 के बीच पुर्तगाली में लिखी गई थी। फ्रेयर की इस पुस्तक पर ब्राजील में प्रतिबंध लगा दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षक साथी है दोस्तों। शिक्षक साथी कौन है? ऑप्शन नंबर ए देखिए, शिक्षक सहयोग संदर्शिका दोस्तों। शिक्षक साथी कौन है दोस्तों? तो शिक्षण सहयोग संदर्शिका है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, देखिए, शिक्षकों को कक्षा प्रथम से पंचम तक का विषयवार शिक्षण सहयोग संदर्शिका पुस्तक प्रदान की गई है, जिसे शिक्षक साथी के नाम से जाना जाता है। शिक्षक साथी शिक्षण सहयोग संदर्शिका के अनुसार शिक्षकों को किसी भी पाठ को 6 माहों में बांटकर बच्चों को शिक्षा देना है, जिसमें उद्देश्य
शिक्षक निर्देश, समूह कार्य, व्यक्तिगत कार्य, पुनरावृत्ति एवं मूल्यांकन शामिल है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के अनुसार शिक्षा देने की अनुमति है? तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, मूल अधिकार में दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स में। भारतीय संविधान के किस भाग में प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के अनुसार शिक्षा देने की अनुमति है? तो ये है मूल अधिकार में दोस्तों, मूल अधिकार में। सोल्यूशन देखिए इसका, भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार में समस्त नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त का संकल्प व्यक्त किया गया है। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत इस संकल्प को मूर्त रूप दिया गया। भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के अनुसार शिक्षा देने का अधिकार अनुच्छेद। भारतीय संविधान मूलभूत अधिकार में समस्त नागरिकों के विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त का संकल्प व्यक्त किया गया। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत इस संकल्प को मूर्त रूप दिया गया। भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के अनुसार शिक्षा देने का अधिकार अनुच्छेद 28 में वर्णित है, जो मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण का सक्रिय एजेंसी माध्यम नहीं है? तो रेलवे स्टेशन नहीं है। बाद में परिवार है, विद्यालय है, धार्मिक संस्था है। परिवार है, विद्यालय है और धार्मिक संस्था है, रेलवे स्टेशन नहीं है। समाजीकरण का सक्रिय एजेंसी माध्यम नहीं है, तो ये रेलवे स्टेशन नहीं है। नेक्स्ट है, ये परिवार, विद्यालय तथा धार्मिक संस्था समाजीकरण की सक्रिय संस्थाएं हैं, यहाँ जहाँ व्यक्ति दूसरों के साथ संप्रेषण के माध्यम से सामाजिक बनता है तथा अपने विचारों को दूसरों के साथ बांटता है, परंतु यह रेलवे स्टेशन में अधिक संभव नहीं है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन आकलन के मूलभूत तरीकों में शामिल नहीं है? आकलन के मूलभूत तरीकों में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, शिक्षकों द्वारा आकलन, ये मूलभूत तरीकों में शामिल नहीं। शिक्षकों द्वारा आकलन, व्यक्तिगत आकलन सम्मिलित है, शामिल है, ये सामूहिक आकलन शामिल है, सहपाठियों द्वारा आकलन ये शामिल है। व्यक्तिगत, सामूहिक, सहपाठियों द्वारा शामिल है, शिक्षकों द्वारा आकलन ये शामिल नहीं है। सॉल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, आकलन आमतौर पर छात्रों की उपलब्धियों के लिए एक मात्रात्मक मूल्य आवंटित करने की प्रक्रिया संदर्भित करता है। आकलन करने के 4 मूलभूत तरीके हैं, एक व्यक्तिगत आकलन, सामूहिक आकलन, सहपाठियों द्वारा आकलन और स्व आकलन। उसके बाद स्पष्ट शिक्षकों द्वारा आकलन, ये आकलन के मूलभूत तरीकों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों का आकलन क्यों किया जाना चाहिए? से संदर्भित इनमें से गलत विकल्प है। बच्चों का आकलन क्यों किया जाना चाहिए से संदर्भित इनमें से गलत विकल्प कौन सा है? तो ऑप्शन में इसमें देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर हमारा सी गलत विकल्प है। इसमें से ऑप्शन नंबर सी गलत होगा। बाद में ये देखिए, बच्चों की व्यक्तिगत और विशेष ज़रूरतों को पहचानना, बच्चों की व्यक्तिगत और विशेष ज़रूरतों को पहचानना और कक्षा में चल रही सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना, कक्षा में चल रही सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना। उसके बाद डी में है, बच्चों में आकलन के प्रति व्याप्त भय को दूर कराना और स्व आकलन के लिए प्रोत्साहित करना, ये सब सम्मिलित है। बाद में बच्चों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु उपयुक्त बच्चे को पहचान करना, ये गलत है। अब नेक्स्ट देखिए इसका सॉल्यूशन, बच्चों को प्रोत्साहित राशि प्रदान करने हेतु उपयुक्त बच्चे की पहचान करना बच्चों के आकलन के संदर्भ में असत्य है। बच्चों का आकलन बच्चों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने, उसकी समीक्षा और फिर उस जानकारी का इस्तेमाल करके शैक्षिक गतिविधियों की योजना बनाने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट देखिए, बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में डैश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये मातृभाषा की महत्वपूर्ण भूमिका, मदर टंग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में मातृभाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सॉल्यूशन देखिए इसका, बच्चे के व्यक्तिगत निर्माण में मातृभाषा का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण भूमिका योगदान होता है क्योंकि यह प्रथम भाषा होती है जिसे बच्चे जन्म लेने के बाद सीखते हैं। मातृभाषा किसी बच्चे के सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवहार एवं भाषाई पहचान होती है। मातृभाषा के इस महत्व के कारण ही कक्षा में भी बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकारने पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की उपेक्षा की जाती है? ऑप्शन नंबर बी देखिए, जैविक बायोलॉजिकल का। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की उपेक्षा की जाती है? तो जैविक का, ये विकास के पहलू की उपेक्षा की जाती है वाइगोत्स्की के सिद्धांत में। सामाजिक का किया जाता है, भाषाई ठीक है और सांस्कृतिक ठीक है, मगर जैविक ठीक नहीं है। सॉल्यूशन देखिए इसका, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत सोवियत मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया एक शिक्षार्थी की संज्ञानात्मक क्षमता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वाइगोत्स्की का मानना है कि विकास प्रक्रिया में सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण है, जबकि जैविक प्रक्रिया का प्रभाव बहुत निम्न उपेक्षित होता है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि दो संख्याओं का योग 14 है, ये दो संख्याओं का योग 14 है और उनका अंतर 10 है, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ए का मान निकाल लीजिएगा, फिर बी का मान निकाल लीजिएगा और दोनों को गुना कर दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा 24। नेक्स्ट है, उन सभी अभाज्य संख्याओं का योग जो 31 से कम है, उन सभी अभाज्य संख्याओं का योग जो 31 से कम है, उन सभी अभाज्य संख्याओं का योग जो 31 से कम है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, ये 129, 31 से कम सभी अभाज्य संख्या, 31 से कम जितनी अभाज्य संख्या सबको कर लेंगे, उसको जोड़ देंगे तो ये 129 हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित है? 24 से पूर्णतः विभाजित, देखिए 24 से पूर्णतः विभाजित के लिए क्या करेंगे, 8 या 24, 3 का लगा देंगे, 3 मतलब सबको ऐड करके अगर 3 से कट रहा है तो 3 से हो गया, 8 से कनेक्ट किया गया, अंतिम 3 अंक में 8 से लग जाना चाहिए, यही इसका नियम है, तब ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में कीजिएगा तो टोटल ये फॉलो करता है। नेक्स्ट देखिए, किसी भी 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा अविभाज्य होता है। किसी भी लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा अविभाज्य होता है दोस्तों। देखिए इसमें ऑप्शन इसमें ये नहीं मारा है, ये बनाने के बाद क्या है, n+1 n+2, ये 3 क्रमांकगत संख्याएं जिनके गुणनफल गुना करने पे ये होगा दोस्तों। तो अब देखिए इसमें n के स्थान पर कोई प्राकृतिक संख्या रखने पर 3 तथा 6 से विभाज्य होगा। 3 क्रमांकगत संख्याओं का गुणनफल हमेशा 3, 6 के दोनों से विभाज्य होता है। विकल्प के अनुसार प्रश्न का सही उत्तर सी डी दोनों होगा, सी डी दोनों होगा, मतलब 6 और 3 दोनों होगा, मगर ऑप्शन आंसर में दोस्तों सिर्फ सी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 5, 8, 15 का चौथा अनुपातिक है। 5, 8, 15 का चौथा अनुपातिक क्या होगा दोस्तों? देखिए 5, 8, 15 का चौथा अनुपातिक 5, 8 और 15 एक्स कर ले, ठीक है। अब एक्स बराबर क्या करेंगे, 15 15 गुना 8, 15 गुना 8 बटे 5, 15 गुना 8 बटे 5 ये हो जाएगा। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 5 बटे 8 कर लेंगे बराबर 15 बटे एक्स, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 15 गुना 8 बटे 5, तो 24 हो जाएगा। नेक्स्ट, 264 का 60% समान है। 264 का 60% कर देंगे 60 बटे 100, 158.4, 158.4। तो यहाँ देखिए 156 का 15% अगर निकालेंगे 4 नंबर ऑप्शन, तो 158.4 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा ये सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, एक आदमी 24 मीटर पूर्व दिशा में चलने के बाद, एक आदमी है 24 मीटर पूर्व दिशा में जा रहा है, फिर चलने के बाद 10 मीटर उत्तर दिशा में जा रहा है, तो तब वो अपने आरंभिक स्थान से कितना दूरी पे है? तो ये 24 हो गया, ये 10 हो गया, इसको निकाल देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, कट निकाल देंगे इसका, 10 × 100, 24 में 576, मतलब 676, 676 का वर्गमूल निकालेंगे तो 26 × 26 का स्क्वायर 676 होता है, 26 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1400, देखिए एक आदमी 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदता है। एक आदमी 1400 रुपया में एक साइकिल खरीदता है, 1400 रुपया में, और इसे 15% की हानि पर बेचता है। साइकिल का विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों? देखिए एक आदमी 1400 रुपया में एक साइकिल खरीद लेता है दोस्तों, और उसे 15% की हानि पर किसी को बेच दिया, तो साइकिल का विक्रय मतलब कितना रुपया में उसको बेचा है दोस्तों? तो ये बोला निकालेंगे साइकिल का। देखिए दोस्तों विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 1400 गुना 100 माइनस 15%, ये बेच दिया बटे 100 कर देंगे दोस्तों। 1400 गुना 85 बटे 100, मतलब ये 1190 रुपया में ये बेचा है। नेक्स्ट, पहले 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। पहले 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग दोस्तों n × n+1 बटे 2 होगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग दोस्तों n × n+1 बटे 2 होगा। पहले 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत दोस्तों ये n × n+1 बटे 2 होगा। और प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग 40 × 40 41 बटे 2 होगा। पहले 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। इसका फॉर्मूला होता है n × n+1/2। तो n यहाँ पे 40 है तो 40 × 41 बटे 2 मतलब 820 हो गया। और 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत दोस्तों संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या, तो 820 बटे 40 आदमी है, 20.5 हमारा हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, एक एथलीट 24 सेकंड में 200 मीटर की दौड़ पूरी करता है। एक एथलीट जो है 24 सेकंड में ये 200 मीटर दौड़ जाता है, तो किलोमीटर घंटे में इसकी गति क्या है दोस्तों? तो गति सबसे पहले देखिए गति निकालेंगे इसका 200 बटे 24 सेकंड। गति निकालने के लिए
डिस्टेंस निकालेंगे दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस में स्पीड से क्या इससे भाग देंगे दोस्तों 24 से, तो 200/24 करेंगे तो दोस्तों, और उसको किलोमीटर पर घंटा में बनाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 18/5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सब कुछ करके दोस्तों हमारा 30 किलोमीटर पर घंटा इसका स्पीड आ जाएगा। नेक्स्ट, ए और बी मिलकर 15 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर 15 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं, और बी 20 दिनों में अकेले कर सकता है। देखिए, ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में एक काम को पूरा कर सकता है, ए और बी मिलकर करेगा, और बी 20 दिनों में अकेले कर सकता है, और बी उसे 20 दिनों में अकेले कर सकता है, तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है दोस्तों। देखिए, सबसे पहले 1/20 एक काम को मतलब ये जो है दोस्तों, ये माना कि ये x दिन में उस काम को करता है, ठीक है, ये x दिन में, तो ये उसको 20 दिन काम किया, 20 दिन पूरा कर सकता है। वही फिर b इसको 1/x दिन में पूरा कर सकता है, टोटल काम 1/15 में दोनों मिलके पूरा कर लेता है, ठीक है। अब देखिए 1/x करने के लिए दोनों माइनस करके यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे तो 60 दिन हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल होगा। एक आयत की लंबाई, देखिए आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, तो चौड़ाई को x मान लीजिएगा, चौड़ाई को x मान लीजिएगा, और उसके बाद आयत की लंबाई को क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर अधिक है तो x+2 हो गया। तो आयत का परिमाप निकाल के 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, 48 दिया हुआ है तो 2 × x+2, तो x का मान 11 निकल जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, क्षेत्रफल क्या होगा, x का मान अगर निकाल लिए 11 चौड़ाई हो गया, 11 2 13, 13 इसका लंबाई हो गया, 13 × 11 लंबाई गुना चौड़ाई, 13 × 11 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 143 सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटे, एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटे है दोस्तों। एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटे है, एक दिन में 24 घंटे हो गया दोस्तों, 24 घंटे, तो अभिष्ट प्रतिशत एक दिन का 3 घंटे में कितना प्रतिशत है दोस्तों, तो 3/, एक दिन का 3 घंटे में कितना प्रतिशत है, तो 3/24 × 100 मतलब 12.5% हो जाएगा। नेक्स्ट, एक घन में कितनी सतहें होती है दोस्तों। एक घन में कितनी सतहें होती है दोस्तों, तो एक घन में हमेशा 6 सतहें होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही। एक घन में कितनी सतहें होती हैं, तो एक घन में 6 सतहें होती हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4500 रुपया कितने प्रतिशत सालाना ब्याज की दर से 3 वर्षों में 5715 रुपया हो जाएगा। 4500 रुपया कितने प्रतिशत सालाना ब्याज की दर से 3 वर्षों में 5715 रुपया हो जाएगा। देखिए, 4500 रुपया कितने प्रतिशत सालाना ब्याज की दर से 3 वर्ष में 5715 रुपया हो जाएगा दोस्तों। पी हमारा 4500 रुपये यहाँ दिया हुआ है। साधारण ब्याज देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5715 में से 4500 घटा देंगे तो 1215 हमारा, देखिए यहाँ पे 1215, 5715 में से 4500 घटा देंगे तो कितना हमारा हो जाएगा, 1215 हो जाएगा। 1215 हमारा ऐसा ही निकल गया। समय 3 वर्ष है, दर हमारा निकालना है, तो ऐसा बराबर क्या हो जाएगा, P × R × T/100, तो 1215 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 4500 × R × 3/100, आर का मान यहाँ पे 9% निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह कौन सा, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह कौन सा है, तो इसमें देखिए अक्षर समूह विषम, सबसे पहले देखिए यहाँ पे ABNP दो बढ़ रहा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखिए CDPQ FGST IJVW। देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर ए जो है, यही दोस्तों इसका विकल्प अक्षर समूह से विषम है, भिन्न है दोस्तों। नेक्स्ट है 42 में, नीचे दिए गए आरेख द्वारा संघों की सदस्यता प्रदर्शित की गई। इस भाग में तीनों संघों के सदस्य हैं, तीनों संघों के सदस्य किस में है, तो ये 7 में दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है 43, यदि कैट को एक कूट भाषा में 3120 लिखा जाता है, कैट को कूट भाषा में 120, ये हो गया, ए हो गया 3, A1 सबका अपना स्थान लिख दिया है, N14 A1 V22, 14 1 22 देखिए किस में है, 14 1 22 इसमें भी है, इसमें भी है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, आई का स्थान 9, यहाँ 1 दिया तो ये 9, ये वाला ऑप्शन सही है। देखिए, एक पंक्ति में राम का क्रमांक दोनों ओर से 5वां है, दोनों ओर से 5वां है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, 5 में 10 में से 9 व्यक्ति है दोस्तों। नेक्स्ट, दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज है दोस्तों, तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले इसको ऐसे गिने, 1
2, इसको देखिए दोस्तों, ये हो गया 3 हो गया, ये 3 हो गया दोस्तों, 3, ये भी 3 3 6 हो गया। और उसके बाद यहाँ पे 6 2 8, 8, उसके बाद 8 1 9, 9 1 9 हो गया दोस्तों। बड़ा में फिर देखिए, बड़ा 9 और 9 2 11, 11 2 13, 9 2 11, 11 1 12 हो जाएगा दोस्तों, ये 12 हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए आपका सोल्यूशन, देख सकते हैं से दोस्तों। नेक्स्ट है, उचित संख्या भरकर श्रृंखला पूरा करें। उचित संख्या भरकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। 3 1 3 1 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, ठीक है। 1 1 2, 2 2 4, अच्छा 2 2 4, इसमें 2 बढ़ रहा है यहाँ पर, 1 1 2, फिर यहाँ पे देखिए, ये देखिए 3 1 4, देखिए 1 में 2 जोड़ेंगे यहाँ पे, देखिए 1 में 2, 1 में 1 जोड़िए, फिर 2 में यहाँ पे 2 जोड़े, फिर यहाँ पे 2 में 2 जोड़े 4, और 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 यहाँ जो 7 हो जाएगा। 47 नंबर देखिए, उचित संख्या भरकर श्रृंखला पूरा करें। उचित संख्या भर के श्रृंखला को हमें पूरा करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर, 4 चौक 16 4 20, यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 2 दूनी 4, 3 3 9 9 4 13, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाए, यदि दक्षिण पश्चिम यहाँ पर देखिए, दक्षिण पश्चिम अगर उत्तर हो जाता है, दक्षिण पश्चिम, तो उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा। अगर दक्षिण पश्चिम यहाँ पे दक्षिण पश्चिम अगर यहाँ उत्तर हो जाता है, तो यहाँ पे उत्तर दक्षिण पश्चिम अगर उत्तर हो जाता है, ये उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व यहाँ पे दक्षिण हो जाएगा, दक्षिण। नेक्स्ट 49, विचार का जो संबंध मस्तिष्क से, बादल का वही संबंध किससे है। विचार का संबंध अगर मस्तिष्क से है, तो बादल का वही संबंध किससे है, तो इसका आसमान से है। विचार का संबंध अगर मस्तिष्क से है, तो बादल का संबंध किससे है, तो आसमान से है बादल का संबंध। विचार का संबंध मस्तिष्क से है, तो बादल का संबंध आसमान से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50वां क्वेश्चन, तो रिक्त स्थानों को भरकर श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ क्या होगा दोस्तों, 9 स्क्वायर प्लस 9 9 81 9, फिर 8 स्क्वायर प्लस 8 जोड़ेंगे तो 162 होगा। उसी प्रकार 8 स्क्वायर प्लस 8 जोड़ेंगे, 13 स्क्वायर प्लस 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 254 हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने सेशन को आज यहीं पे विराम देते हैं दोस्तों, और कल के सेशन में हम लोग करेंगे फ्रेंड्स 9 सितंबर 2020 का शिफ्ट 3 का क्वेश्चन। धन्यवाद दोस्तों, सेशन देखने के लिए आपका दिन शुभ हो।